Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing about the Madhya Pradesh Mains Judicial Paper. We will be solving this. हम लोग 5 साल का सॉल्व करेंगे, सिर्फ आईपीसी का पेपर सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस जगह पे मैंने 5 पेपर का एनालिसिस किया है आईपीसी का। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, ना ही कोई भी सेक्शन रिपीट हुए हैं, सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास को छोड़कर। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हाँ मध्य प्रदेश का एग्जाम है मेंस का तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे। नहीं आए। मैं अपने इस सेशन में डिस्कस करूंगी 2010 का, 2011 का, 2012 का एंड 2013, 2014। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग 2010 क्वेश्चन नंबर 3 का ए, explain and illustrate the propositions that mistake of fact is a good defense while mistake of law is of no defense in the code। तो इस जगह पे आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2010 का 3 का ए में आपको बताना पड़ेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो गुड डिफेंस है और मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है। इसका वेल नोन प्रिंसिपल मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, जो मेन चीजें आपको बताऊंगी वो आप हाईलाइट या अंडरलाइन या जॉट डाउन कर लीजिए। आपको ये लैटिन फ्रेज उसमें लिखना ही पड़ेगा, ये वाला इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजिट इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम एक्सक्यूजिट। ये लैटिन मैक्सिम आपको लिखना पड़ेगा। विच यू ऑल नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। और ये जो फ्रेज जो है वो हम लोग का यूज हुआ है सेक्शन नंबर 76 एंड 79। तो ये आपको जानना पड़ेगा। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने जो एनालिसिस किया पेपर आपको जो बताया उसमें कम से कम है ना 4 to 5 चैप्टर्स आईपीसी के करने होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर 2010 से लेकर 2014 तक पेपर जो आईपीसी का आया है। उसमें से आप चैप्टर 21 है आपका, 20 है, 18 है, 17 है, 16 है, 5A चैप्टर, 5 है, 4 है एंड 2 है। और लास्ट में मैं आपके साथ सारे सेक्शंस भी डील करूंगी, सो डोंट वरी, मैं लिख भी दूंगी कौन कौन सा सेक्शंस आया हुआ है और अपने डिस्कस भी करेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस में आप एक ना रशल का कोट कर लीजिएगा बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम लोग डिफेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर 3 चीज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर जो कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है और वो ट्रू है और वो जस्टिफाइड कर रहा है किसी एक्ट को कि वो एक्ट हुआ है। ये एक हो गया जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम लोग एज अ डिफेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा रसल ने कहा कि मिस्टेक जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। एंड थर्ड वन बीइंग कि मिस्टेक शुड बी बोनाफाइड एंड इन रिलेशन टू द फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। ये आप प्लीज कोट कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो। सेकेंडली आपको है ना फिर आपको एक इम्पोर्टेंट फेमस केस बताना पड़ेगा इसके यहाँ पे, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण जी का केस बताना पड़ेगा, जो कि 79 को हाईलाइट करता है सेक्शन। तो इसको लेकर आपको बताना पड़ेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम लोग को सारे पेपर्स डिस्कस करने हैं। और मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑफ नो डिफेंस में आपको है ना 2-3 पॉइंट्स बताना है। एक हेल का पॉइंट्स बताना है, जिन्होंने कहा नॉट नोइंग दोज थिंग्स which everybody is bound to know is not an excuse। ये आप कोट कीजिएगा, नॉट नोइंग दोज थिंग्स विच एवरीबडी इज बाउंड टू नो इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऐसा कह नहीं सकते कि हाँ भाई हमको लॉ पता ही नहीं था, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हम लोग फ्रीडम दे देंगे कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हर एक मामले को हम लोग सॉल्व करें और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा गवर्न करना। तो इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ को हम लोग डिफेंस नहीं मान सकते हैं, ना ही एज अ प्रोटेक्शन ले सकते हैं शील्ड, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का बी क्या आया था क्वेश्चन, आया था पहला डिसऑनेस्टली वर्सेस
फ्रॉडुलेंटली का डिफरेंस मतलब डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली का डिफरेंस बताना है आप लोग को। तो डिसऑनेस्टली आप लोग का डील करता है 24 सेक्शन में एंड फ्रॉडुलेंटली आप लोग का डील करता है 25 में। तो इसमें तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट वर्ड डिसऑनेस्टली का आपको जानना पड़ेगा कि डिसेप्शन में जो डिसऑनेस्टली है, सॉरी, डिसेप्शंस इंक्लूड नहीं करता है, ना ही कंसीलमेंट इंक्लूड करता है। तो ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना ही पड़ेगा, जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी एक्ट करने के लिए डिसेप्शन या कंसीलमेंट 24 में जरूरी नहीं है, पर 25 में बहुत बहुत जरूरी है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट अपने 3 का बी का 1 हम लोग किए, 3 का बी का 2 हम लोग जानते हैं अब। और इसमें एक पॉइंट और बता सकते हो आप कि रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी होता है डिसऑनेस्टली में, वाइल 25 में नहीं होता है। देन लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट एंड हाउस ब्रेकिंग, ये चीज आपको जानना है। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट जो है, जो आपको बताना पड़ेगा कि ये कमिट कब होता है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ये आपको बताना पड़ेगा। और इसमें सेकंड वाले में आपका ऐसा कोई कंडीशन नहीं है हाउस ब्रेकिंग का, पर आपको 6 वेज जो है वो थोड़े बहुत इसमें बताने पड़ेंगे। इसमें आप कोट कर देना सेक्शन 443, 444 एंड 445 ऑफ द आईपीसी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The number 3 being 489A IPC and section 489D IPC, जिसमें 489A IPC आपका बात करते हैं एक्सप्लिसिटली, 489A IPC एक्सप्लिसिटली बात करते हैं काउंटरफीटिंग से रिलेटेड, जैसे काउंटरफीटिंग और knowingly performing any part of the process of counterfeiting relating to the करेंसी नोट और बैंक नोट, ये दो चीज जानना है। और साथ ही साथ 489D जो है आईपीसी का, वो आपका किससे रिलेटेड है, बनाना, मेकिंग और परफॉर्मिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बाइंग, सेलिंग, डिस्पोजिंग, या जो भी आपके पोजीशन में है, कोई भी मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी या मटेरियल फॉर गोइंग और काउंटरफीटिंग एनी करेंसी नोट एंड और बैंक नोट। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम लोग अब डिस्कस करते हैं 2012 का आईपीसी पेपर। तो इसमें हम लोग ने 4A का पहला क्वेश्चन देखा, डिस्कस द स्कोप ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी under the Indian Penal Code. Can the accused person rely on the plea of such private defense without specifically pleading it? Support your answer with the help of decided cases. तो चलिए स्कोप का बारे में बात करते हैं। ये ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी बोल रहे हैं, तो इस पे अपने को जानना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी बोल रहे हैं तो हम लोग को 96 सेक्शन से लेकर 102 आईपीसी तक बताना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं 96 लिखते हुए ये बता सकते हैं कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, खाली वो अवेलेबल किस लिए है, खाली अवेलेबल है ओनली टू डिफीट अनलॉफुल अटैक। अनलॉफुल अटैक डिफीट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ना कि रिवेंज लेने के लिए। आपको बदला लेना है इसके लिए अवेलेबल नहीं है, रिटेलिएट करना उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये वन ऑफ द लीडिंग केस में भी बोल रहा है शायद, लेट मी गेस, ये शायद राजेश कुमार, प्लीज कंफर्म इट, राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर, हाँ इसी में बोला गया है ये चीज कि अगर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर यूटिलाइज करना है तो डिफीट करो अनलॉफुल अटैक को, जो गैर कानूनी अटैक आ रहा है उसको डिफीट करो, बदला लेने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज मत करो। चलो फिर अपने नेक्स्ट 97 अपने को कोट करना है। ये सेंस थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको कोट करते रहना पड़ेगा कि जो भी है बॉडी के बारे में आपको सारा बताना है कि राइट टू डिफेंड बॉडी यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल मिला है आपको राइट। फिर आपको बताना पड़ेगा 98 के बारे में भी। 98 में आपके पास 5 ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ के बारे में बताना पड़ेगा, और वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताना पड़ेगा। फिर इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, और मिसकंसेप्शन के बारे में बताना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को मार्क करना होगा यहाँ पे।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये 98 में का भी मैंने बता दिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आपको करना है। फिर 99 में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो भी है, कोई भी लिमिटेशंस है जिसमें जो भी बताया गया है लिमिटेशंस इसमें, वो सारा आपको कोट करना पड़ेगा 1122 लाइन में। और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर सफिशिएंट टाइम है कि पब्लिक ऑथोरिटीज जाकर पब्लिक ऑथोरिटीज को आप लोग अप्रोच कर सकते हो, तो फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, आपको लिमिटेशन में रहकर काम करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आप उतना हार्म नहीं दे सकते हो, मोर हार्म नहीं दे सकते हो, यू हैव टू गिव द मिनिमम हार्म जो जो कि एप्लीकेबल है। मोर यू कांट इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन इज नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस, जरूरत से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अपने अब 99 डिस्कस कर लिया, अब अपने डिस्कस करते हैं 100 में आपको बताना पड़ेगा, उसके सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जो भी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। और फिर आपको 101 देखिए इसमें पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ आपको बॉडी के बारे में पूछा है, तो आपको बॉडी के बारे में ही बताना पड़ेगा जितना भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। तो आप 100 बता दिए, थोड़ा इधर 101 बता देंगे आप इधर, और 102 बता देंगे कि कब कमेंस हुआ और कब तक कंटिन्यू करेगा। इसके बाद आप अगर कुछ केसेस मेंशन करना चाहते हो तो केसेस भी मेंशन कर सकते हो इधर, 2-3 ठो। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे सेकंड पार्ट का कि अक्यूज टेकिंग द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट स्पेसिफिकली प्लीडिंग इट। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अक्यूज जो है वो प्ली लेगा कोई भी ट्रायल से पहले। अगर उसका प्ली नहीं भी होता है, अगर एब्सेंस होता है प्ली मतलब नहीं लेता है, तो अक्यूज को रोका नहीं जाएगा डिफेंस लेने से, कोई भी पर्टिकुलर अगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस चल रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवन इन द एब्सेंस, अगर एब्सेंस है कोई भी स्पेसिफिक प्ली जहाँ पे प्ली नहीं लिया गया है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्ली, कोर्ट के पास पूरा ये डिस्क्रिप्शन ओपन है, राइट ओपन है कि वो कंसिडर कर सकता है सेल्फ डिफेंस हुआ होगा। तो सेल्फ डिफेंस हुआ होगा ऐसा सोचकर भी केस ले सकता है कोर्ट। ये वन ऑफ द केस में बोला गया है, मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा इसमें। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है, प्लीज देख लीजिएगा। तो आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मेरा नंबर दिया हुआ है, या ईमेल कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है 2011 का ही है, 4 का बी, जहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफाइन द टर्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आपको यहाँ पे 120 सेक्शन कोड, 120 ए आईपीसी का सेक्शन कोड करना पड़ेगा, और आपको इसेंशियल्स बताना पड़ेगा कि एग्रीमेंट जो है वो दो से ज्यादा जन के बीच में होता है, और ये एग्रीमेंट जो है वो किया जाता है ये करवा फॉर इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट के लिए, या कोई भी एक्ट जो इलीगल है, ठीक है, जो, और कोई भी एक्ट जो इलीगल मींस के द्वारा करवाया जाता है, जो कि इलीगल नहीं है पर इलीगल मींस के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ये ऑफेंस करने के लिए, ये ऑफेंस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कुछ ओवर्ट एक्ट हो बाय ऑल द पर्सन। अगर कोई एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन भी कुछ ओवर एक्ट कर रहे हैं तो वो सफिशियंट है कि उसका केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे फॉल हो। यहाँ पे सारे पर्सन लाइबल होते हैं, आप ये भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर पार्टिसिपेट करें, ऑल मेंबर्स शुड पार्टिसिपेट, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो चलिए फिर इसका अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डिफरेंस भी देख लेते हैं, ये भी आया था। तो पहला डिफरेंस इसका, अबेटमेंट हम लोग का किस में डिफाइन करता है, हम लोग का अबेटमेंट 107 पे डिफाइन करता है, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम लोग का 120 पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अबेटमेंट का अगर बोल रहे हैं टू कमिट एन ऑफेंस, तो हम लोग इधर 109 भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस का कोई पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट अबेटमेंट का कहीं पे भी सेपरेटली मेंशन नहीं है,
कहीं पे भी सेपरेटली मेंशन नहीं है, पर इसका पनिशमेंट मेंशनड है यहाँ पे 120 बी में। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस जो है वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, और ये जो है ये एक ऐसा ऑफेंस है जहां पे पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया गया है उस ऑफेंस का इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। जैसे कि आप 109 पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ गया है कि जैसे ही भड़काता है जिस हिसाब से कॉन्सिक्वेंस होता है उस हिसाब से मिलता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 107 आईपीसी का जो है वो एग्रीमेंट अलोन इज नॉट इनफ। यहाँ पे एग्रीमेंट जो है अपने आप में इनफ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने इसेंशियल्स में बताया कि एग्रीमेंट अपने आप में ही इनफ है टू कंस्टिट्यूट दिस ऑफेंस, तो ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे जो है ओवरटेक्ट होना बहुत जरूरी है, या इलीगल ओमिशन होना बहुत जरूरी है पर्सन के द्वारा, अगर हम लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो। और 120 ए में क्या है कि एग्रीमेंट टू कमिट एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कंस्पिरेसी, no overt act is necessary by all the members, as I said while making you explain the essentials of the criminal conspiracy. So let's move to the further question. So we are going ahead guys, अपना हो गया 4 का ए, अब करेंगे हम लोग 4 का ए का 2012, जहां पे क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज। तो यहाँ पे हम लोग को चैप्टर 20 हम लोग को चैप्टर 20 का 493, 494, 495, 496, 497, 498 सब बताना पड़ेगा। 493 में आपको मेन वर्ड जो आपको लिखना ही लिखना है, भूलना नहीं है एकदम भी, कुछ भी हो जाए हाईलाइट कर लीजिए, डिसीट वर्ड लिखना ही लिखना है कि ये पनिश करता है मैरिड या अनमैरिड पर्सन को जो बाय डिसीट कॉजेज एनी विमेन टू बिलीव कि वो लॉफुली मैरिड है उस पर्सन के द्वारा, और वो करवाता है दूसरे पर्सन को कोहैबिट करने के लिए, उस पर्टिकुलर लेडी को कोहैबिट करने के लिए विद दिस इंटेंशन, वो उसको धोखा से बिलीव करवाता है कि वो उससे शादी किया हुआ है, इस तरीके से अज्यूम करवाता है, और टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम इन दैट बिलीफ, ये ऑफेंस में पनिशेबल है विद 10 years. So this you have to see that it punishes a married or unmarried person. कोई भी मैरिड या अनमैरिड पर्सन को पनिश करता है, तो ये डिसीट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। 494 में आप लोग को जानना है कि बाइगैमी के लिए पनिश करते हैं, तो यहाँ पे अगर ये दो पॉइंट्स भी लिखना है कि फर्स्ट मैरिज जो है वो अगर डिक्लेयर्ड हो गया, वॉइड हो गया, डिक्लेयर वॉइड हो गया कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के द्वारा, या अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक जन पहले मैरिज के अगर 7 साल तक वो एब्सेंट है या हर्ड अलाइव नॉट अलाइव जिंदा नहीं है, तो फिर जो सेकंड मैरिज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पर्सन के बीच में वो वैलिड हो जाएगा, वो जानना है। साथ ही साथ इसमें आप लोग को एक और चीज लिखना पड़ेगा कि जो अगर बाइगैमी तब ये अट्रैक्ट करेगा जब पहला मैरिज जो है वो लॉफुल है, वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो सबसिस्टिंग है, अभी भी चल रहा है, तो ये चीज जानना है। सेकंड फिर आपका 495 है, 495 में भी हम लोग ये ग्रेवियर ऑफेंस है इसका। 494 के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मैन या विमेन कमिट करता है ऑफेंस, 494 का करता है कैसे, छुपा करके। यहाँ पे वर्ड कंसीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीलिंग फ्रॉम द पर्सन हुम और शी मैरिज, ये चीज आपको ध्यान रखना है इसका। फिर सेकंड ऑफ ऑल यहाँ का पनिशमेंट है 10 years, मतलब कंसील करके छुपा करके शादी कर लेता है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है लिखना। और फॉर्मल मैरिज उसको नहीं बताता है जिससे भी वो सेकंड मैरिज शादी करता है, जिससे भी वो सेकंड शादी करते हैं, तो ये ध्यान रखना। 496 आपका हुआ, ये सेक्शन जो है वो पनिश करता है उस पर्सन को जो सेरेमनी परफॉर्म करता है मैरिज का, और वो सेरेमनीज जो है वो डिसऑनेस्ट रहता है या फ्रॉडुलेंट रहता है, फ्रॉड टाइप्स रहता है, ऐसा इंटेंशन रहता है ऐसा, और नोइंगली ये काम करता है वो।
तो इस जगह पे भी पनिशेबल है 7 ईयर्स का, ये ध्यान रखना है। और जहाँ पे यहाँ पे जो मैरिज सेरेमनीज जो परफॉर्म किया है, तो कभी भी हम लोग इस शादी को हम लोग क्यों वैलिड मैरिज नहीं बोलेंगे, ये वॉइड मैरिज हो रहेगा, डज नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड मैरिज। तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये कोई भी कमिट कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कर सकती है। 497 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सभी जानते हैं कि जोसेफ साइन का केस था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, पर फिर भी ये एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। तो ये आपको ये इस बार तो यही कोट करना पड़ेगा ध्यान रखते हुए। फिर 498 ए, 498, जिसका मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है? मेन इंग्रेडिएंट है टेक्स एंटाइसेस। कोई भी मैन टेक करता है या एंटाइस करता है कोई भी विमेन को, जिसको वो बिलीव करवा देता है, रीजन टू बिलीव करवाता है कि वो उसकी पत्नी है, या नोज और रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अदर मैन, और उससे वो ये बिलीव करवाने के बाद क्या क्या करना चाहता है, वो इलिसिट इंटरकोर्स करवाना चाहता है उसको किसी और के द्वारा या उससे, और कंसील करता है या डिटेन कर कर रखता है उस लेडी को इसी कारण, और उस वाइफ को जो हस्बैंड है उसकी वाइफ को जो लेकर जाता है उससे लेकर जाता है या उस पर्सन से लेकर जाता है जिसके कंट्रोल में वो वाइफ रहती है, केयर ऑफ द वुमन, जो केयर रखता है। तो इस जगह पे ये आपको ध्यान रखना है, पूरा चीज बता दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे 2012 का 4 का बी। What is criminal misappropriation? How it differs from the criminal breach of trust and cheating? तो यहाँ पे 403 अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि criminal misappropriation is an offense punishable under section 403 of the IPC। पर्सन कमिट करता है मिसअप्रोप्रिएशन कैसे? अगर वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है प्रॉपर्टी इनटू इट्स ओन यूज, और वो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका जो डिफरेंस है बिटवीन द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो आपको पता है, अभी जस्ट बताया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन कन्वर्ट्स इट्स ओन यूज और मूवेबल प्रॉपर्टी रहता है, पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है, और वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, पर यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिया जाता है वो ट्रस्ट पे दिया जाता है, और यहाँ पे ट्रस्ट में देने के बाद इन लोग मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपने यूज में। और यहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी मोड से आ जाता है, किसी भी तरीके से आ सकता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इधर आपको ध्यान रखना है एक और पॉइंट की, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ पे अक्यूज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है अपने यूज में, या डिसऑनेस्टली क्या करता है? यूज करता है, डिस्पोज करता है, ये वर्ड भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का इन कंट्रावेंशन टू द मोड, जो मोड बताया गया है उसको उल्लंघन करते हुए डिस्चार्ज करता है जब उसको प्रॉपर्टी दिया जाता है। इतना हुआ। और इसका सेक्शंस आप मेंशन कर सकते हो 405 करके, और इसका 403। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अपने आप मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए यहाँ पे। 2012 का कर लिए हम लोग, अब 2013 का है। 2012 का और भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड चीटिंग। तो उसमें चीटिंग का तो आपको पता ही है, सेक्शन 4015 है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का भी डिस्कस किए, 403 है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी जो है वो आता है इन द पोजीशन ऑफ द अक्यूज, एक्सीडेंटली आ जाता है, ठीक है ना, या कोई अक्यूज के द्वारा आ जाता है। पर चीटिंग में अक्यूज क्या करता है? इंड्यूस करता है, डिसीव करता है, फ्रॉडुलेंट मीन्स यूज करता है, डिसऑनेस्ट मीन्स
यूज करते हैं ताकि इसके पास प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाए। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लिखना ही लिखना है। हाँ, दो अब 2012 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वही अपने कर लिए। अब 2013 में पहुंचते हैं हम लोग। 2013 का 4 का ए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग। तो वॉयरिज्म का अपने को सेक्शन पता है, 354 सी वर्सेस 354 डी, डिफरेंस नहीं है, बस ऐसे ही लिखे हैं। तो अपने वॉयरिज्म हो गया 354 सी और स्टॉकिंग हो गया 354 डी। तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो बताना है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा आया है, ये चीज लिखना है। और फिर इसके बारे में हम लोग को बताना है वॉयरिज्म क्या होता है, जो वॉच करता है, प्राइवेट एक्ट इस तरीके से या इमेज लेता है विमेन का, वो प्राइवेट एक्ट में कुछ कर रही होती है तो इमेज लिया जाता है, तो उस जगह पे हम लोग को वॉयरिज्म का सेक्शन पूरा कोट करना है। और मतलब ये समझ लो कि ये डायरेक्ट स्पाई कर रहे हैं हम लोग ऑन विक्टिम्स प्राइवेट एक्ट, अपने ये बोल सकते हैं। और स्टॉकिंग क्या हो गया कि जहाँ पे फॉलो कर रहे हैं विमेन को, विमेन ने डिसइंटरेस्ट शो किया है अपने पार्ट में, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, या इंटरनेट ईमेल के थ्रू हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये चीज हम लोग को इसका भी बताना पड़ेगा। इसका भी 5 ईयर्स का सजा है और 3 ईयर्स का भी है, तो इसका देख लीजिएगा। सेकंड और सब्सिक्वेंट हुआ तो 5 ईयर्स का सजा है। आगे अपने हम लोग चलते हैं 4 का बी। चलिए 4 का बी में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज डिफमेशन, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ डिफमेशन, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस। तो हम लोग 499 लिखेंगे। 499 डिफमेशन का लिखेंगे, बोलेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है, वर्ड्स के द्वारा हो सकता है, साइंस के द्वारा हो सकता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हो सकता है, और मेक और पब्लिश कर सकते हैं कोई भी इम्प्यूटेशन जो पर्सन से रिलेटेड है विद इंटेंशन टू हार्म, ये याद रखिएगा, या नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, हैविंग रीजन टू बिलीव। जो ये इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो 26 में, जानते ही होंगे कि ये वर्ड हम लोग को लिखना बहुत जरूरी है कि रीजन टू बिलीव, कि वो इम्प्यूटेशन जो है वो हार्म करेगा उस पर्सन को, तो उस जगह पे डिफमेशन बोलते हैं। तो ऐसा विश्वास पर्सन में होना जरूरी है कि वो वर्ड्स, वो साइंस, वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकता है, या कोई भी पब्लिश हुआ है तो उस तरीके से। और इसके जो एक्सेप्शंस है वो अपने हैं, एक्सेप्शंस 1 से लेकर 10 तक। शॉर्ट में बताती हूँ, फटाफट इसको याद रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसका सारा पॉइंट्स भी लिखना है कि लोअर करता है क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन का, तो और डिस्ग्रेसफुल फीलिंग्स जो लाता है, लोथसम स्टेट में लोअर करता है कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट और कॉलिंग। ये सब सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो एक्सप्लेनेशंस के हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए एक्सेप्शंस की ओर पे बढ़ते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि वो डिफमेशन नहीं होगा जब वो बात ट्रू बोली गई है किसी पर्सन से रिलेटेड या पब्लिश की गई है फॉर द पब्लिक गुड। वो डिफमेशन, सेकंड नंबर, वो डिफमेशन जो है, जो अगर एक्सप्रेस की गई है गुड फेथ में रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन। थर्ड हो गया, गुड फेथ में ही कोई भी ओपिनियन बताई गई है जो शेयर कर रहा है पब्लिक क्वेश्चन। फोर्थ हम लोग का हो गया, कोई वो डिफॉर्मेशन नहीं है जो बोली गई है जहाँ पे ट्रू रिपोर्ट बताई गई है रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, हमारे हो गए कोर्ट या कोर्ट ऑफ जस्टिस और रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फिर चलिए फिफ्थ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। फिफ्थ एक्सेप्शन हम लोग का क्या है, ऐसे शॉर्ट में आप लोग पॉइंट्स बनाएंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। फिफ्थ एक्सेप्शन है कि आप गुड फेथ में एक्सप्रेस किए हैं कोई भी ओपिनियन रिलेटिंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, मेरिट्स ऑफ द केस, और वो केस सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, और कंडक्ट भी है पर्सन का, पार्टी, विटनेस, एजेंट, ऐसा। सिक्स एक्सेप्शन क्या है कि अगर गुड फेथ में जो है कोई भी ओपिनियन बता रहे हैं मेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस बता रहे हैं,
जो ऑथर ने सबमिट कर दिया किसको, पब्लिक को, रिस्पेक्ट करते हुए जो भी ऑथर ने बोला है उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सेवेंथ आपका हो गया कि गुड फेथ में ये भी एक्सप्रेस किया गया है कोई भी सेंसर ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट अदर पर्सन जिसके ऊपर लॉफुल अथॉरिटी है, तो अगर उसने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो वो डिफमेशन पे नहीं आएगा। और अगर आठवां पॉइंट है गुड फेथ में अगर कोई भी ब्लेम किया हो किसी भी पर्सन के खिलाफ जहाँ पे लॉफुल अथॉरिटी है उस पर्सन से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्विजिशन, और जिस बारे में बोल रहे उस सब्जेक्ट मैटर में अथॉरिटी उस पर्सन के पास, तब वो ऐसी बातें कर रहा है तो उस जगह पे डिफमेशन नहीं आएगा, प्रोवाइडेड शुड बी इन द गुड फेथ। नाइन्थ एक्सेप्शन हो गया कि वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगर कोई भी इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, बदनामी कर रहे गुड फेथ में, पर इंटरेस्ट बचाने के लिए उस पर्सन का ये 8 नंबर एक्विजिशन से रिलेटेड है, इंटरेस्ट बचाने के लिए, तो उस जगह पे नहीं होगा। और 10th एक्सेप्शन है वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगर गुड फेथ में कर रहे, कन्वे कर रहे हैं कॉशन गुड फेथ में, तो वहां पे भी नहीं होगा। कॉशन करके बता रहे हैं किसी पर्सन को, कन्वे कर रहे हैं ताकि उसका इंटरेस्ट बच जाए या उस पर्सन से मेरा रिलेटेड है और सम पर्सन इन हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, तो इस तरीके से, और प्रोवाइडेड इट शुड बी फॉर पब्लिक गुड और गुड फेथ में होना चाहिए। चलिए अपने ये भी कर लिए। अब लास्ट अपना 2014, चलिए 4 का ए 2014, ये क्या बात करते हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्संस। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन 370 है जहाँ पे पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो है उसके बारे में बताता है। सबसे पहले कि अगर कोई भी रिक्रूट करता है एक्सप्लॉइटेशन के पर्पस से, रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, रिसीव करता है पर्सन को या पर्सन्स को, किसके किसके द्वारा, थ्रेट के द्वारा, फोर्स के द्वारा, जहाँ पे कोर्शन हो गया, अबडक्शन के द्वारा, अब्यूज ऑफ पावर के द्वारा, या इंड्यूसमेंट के द्वारा, तो इस जगह पे भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमिट द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। और एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो एक्ट इंक्लूड करेगा जो फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, स्लेवरी, ये सब। और सेकंड में क्या बोलते हैं, कंसेंट ऑफ द विक्टिम इन मटेरियल, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। सेकंड इसका क्वेश्चन ये भी आया दोस्तों, क्या आया, लेट मी टेल यू, इसी का पार्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन। तो आप लोग को सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पहला तो आप लोग ने 370 बता दिया, तो आप बता सकते हो कोई भी कमिट किया ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग शैल बी पनिश्ड, कितने साल के लिए होगा वो बता देना, 7 years के लिए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 person के बारे में बताना पड़ेगा। फिर ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर के बारे में बताना पड़ेगा। अगर ऑफेंस इन्वॉल्व करता है ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 माइनर, ये भी बताना पड़ेगा, मोर देन 1 माइनर। और अगर पर्सन कन्विक्ट है ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर ऑन मोर देन 1 ओकेशन, ऑन मोर देन 1 ओकेशन, ये भी बताना पड़ेगा, ऑन मोर देन 1 ओकेशन, ये चीज बताना पड़ेगा। ये इस चीज से रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा। फिर देन आपको बताना पड़ेगा लास्टली, व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रैफिकिंग, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बताना पड़ेगा। ये आपको बताने पड़ेंगे सारे। फिर आपको 370 ए जो सेकंड पार्ट है उसका ये भी डील करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन और ट्रैफिक्ड पर्सन जो पर्टिकुलरली इससे डील कर रहे हैं, वो कंटिन्यूएशन में आप ऊपर भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव कि माइनर हैज बीन ट्रैफिक्ड या एंगेज हो रहा है सच माइनर फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी किसी भी मैनर से रिलेटेड, तो 5 साल का सजा या 7 साल का सजा। और दूसरा उसका जो है कि नोइंगली या रीजन टू बिलीव कि कोई भी पर्सन ट्रैफिक्ड हो चुका है और वो एंगेज कर रहा है उस पर्सन को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में कोई भी मैनर में, तो वो भी हम लोग को पॉइंट लिख देना है, मतलब 370 ए का सारा पॉइंट्स लिख देना है। अब लास्टली हम लोग आते हैं कौन से सेक्शन में, हम लोग आते हैं
441 4 का बी रिलेट करता है इसे. What is criminal trespass? Whether the offense of criminal trespass can be committed with respect to movable property, explain with the examples. तो पहले हम लोग बता देंगे कि अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, जो पोजीशन उसका है फर्स्ट पर्सन का है और सेकंड पर्सन एंटर कर रहा है उसके प्रॉपर्टी में फर्स्ट पर्सन के, विद विद इंटेंशन टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनॉय एनी पर्सन जो उस पोजीशन में है और लॉफुली एंटर किया है पर अनलॉफुली रिमेन कर रहा है वहां पे, रिमेन्स अनलॉफुली देयर. क्रिमिनल ट्रेसपास विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ने आपका यही पूछा है कि वेदर द ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास कैन बी कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम लोग एक क्वेश्चन एक देखें सेक्शन 451, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हम लोग को बताया गया है कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास जो है, देखिए हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये 451 होगा, क्योंकि 441 में ही एक चीज बताया है कि इंटेंशन होना चाहिए किसका, टू कमिट ऑफेंस. तो अगर अक्यूज एंटर कर रहे हैं किसी के भी रेसिडेंशियल हाउस में विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस विच इज पनिशेबल, इस ऑफेंस को हम लोग बोल सकते हैं थेफ्ट, विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ उसका इंटेंशन है कि वो कमिट कर रहा है ऑफेंस, ये कंप्लीट हो रहा है क्योंकि वो किसी के घर पे घुस रहा है, तो उसका इंटेंशन है कि उसको क्राइम करना है, उसको ऑफेंस करना है. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास विद थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ ड्वेलिंग हाउस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 451 एंड 380. तो ये चीज एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया इसका. तो थैंक यू गाइज, हम लोग ने आज बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे पढ़े हैं. कुछ भी अगर मेरी मिस्टेक्स वगैरह हुई है तो प्लीज मुझे बताइएगा, और आपको कुछ डाउट हुई है तो प्लीज आप भी मुझे बताइएगा. और मैं आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन दे देती हूँ जो हम लोग ने इस सेशन में पढ़ा, ताकि आप उस चैप्टर से उतना पढ़ के भी जा सकते हैं. अगर आप पेपर 2010 से 2014 सॉल्व करते हो तो इतना पढ़ सकते हो जितना मैं बता रही हूँ. आप चैप्टर 21 पढ़ सकते हैं, चैप्टर 20, 18, 17, 16, 5A, 5, 4, 2. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करते जाइए. चैप्टर 2 में जो आपका आया है 2010 से लेकर 2014, बार बार मैं बोल रही हूँ आईपीसी का जो आया है वही मैं बता रही हूँ, और आगे भी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, साथ में आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताऊंगी. तो चैप्टर 2 से आप लोग कर सकते हो डिसऑनेस्टली एंड 25 फ्रॉडुलेंटली, आपका ये क्वेश्चन आया है. फिर चैप्टर 4 से मैं आपको बताऊंगी, जो कि चैप्टर 4 आपका डील करता है जनरल एक्सेप्शन से. यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, मार्जिनल नोट आप लोग देख लीजिएगा. 76 करेंगे जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक लॉ के बारे में बात करता है, जो क्वेश्चन आया था वो आपको करना है. एक जस्टिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. और चैप्टर 5 से फिर आपको कौन कौन सा करना है. चैप्टर 5 से बेसिकली आपको डिफरेंस आया था, तो 2014 और 20 से लेकर 2010 से 2014 का पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो 107, 109 आपके लिए सफिशिएंट है. और चैप्टर 5A जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करते हैं, 120A एंड 120B आप कर सकते हो. चैप्टर 16 से जो कि आपका क्या बात करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी, उससे हम लोग पढ़े थे 354C वॉयरिज्म के बारे में, और हम लोग ने पढ़ा था 354D. 354D किससे रिलेट करता है, स्टॉकिंग के बारे में. तो ये दो चीज है आपको इस चीज का करना है, 354C एंड 354D. और हम लोग ने ये भी पढ़ा था ना, ट्रैफिकिंग के बारे में भी पढ़ा था, 370, 370A. तो इसके बारे में भी कर लीजिएगा, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन. और हम लोग फिर चैप्टर 17 में आते हैं. चैप्टर 17 में आप 380 कर लीजिएगा, थ्रिफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो एक एग्जांपल्स में आपको देना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया. और साथ ही साथ आपको फिर यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा, चीटिंग का सेक्शन 415 कर लीजिएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास 441, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 444, फिर आपका हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट 444 हो गया, हाउस ब्रेकिंग 445.
और भी एडिशनल सेक्शन आप करना है तो कर सकते हो, बस मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ये भी कर लीजिएगा। फिर फिर चैप्टर नंबर 18। ओके, जो कि आपका एक यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो आया ही है। ये आपका चैप्टर 18 से आप ये फॉर्जरी कर लीजिएगा। येट वी हैवंट डिस्कस, बट ये आने का चांसेस है, थोड़ा सा आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बारे में, बट ये आया नहीं है। आपका चैप्टर 19 से आया हुआ है, 18 नहीं 19 से आया है। फॉर्जरी आपका बाद में आया है, फिर भी आप कर लीजिएगा। अभी 2010 से लेकर 2014 तक नहीं आया। 489 489D, जो कि आपका किससे, सॉरी सॉरी, जो चैप्टर 18 है उसी में डील करता है। 489A 489D, वो ही आपको करना है। आई एम वेरी सॉरी। और चैप्टर 20 जो है आपका, उसमें 493 से लेकर आपको 498 तक करना है। और इसमें भी आपको जो है प्राइवेट डिफेंस पूरा करना है। मैं बताना भूल गई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 96 से लेकर 102, हालांकि आपको बाद में भी करना है पर मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप बहुत चीज सीखे होंगे। अगर मेरी कोई मिस्टेक रही हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज लेट मी नो जो मैंने मिस्टेक की है। एंड आपको भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप ईमेल के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग फ्रेंड्स।